इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने क्या देखा, फ्रिक्शन, घर्षण क्या होता है, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और हम उनका रिलेटिव मोशन कराने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो उनके सरफेस पे एक विरोधी बल, एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, मान लीजिए कोई टेबल है और उस पर हम किसी वुडन ब्लॉक को मूव कराना चाह रहे हैं, तो उसको मूव कराने में कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पर देखेंगे, क्या वर्क डन होगा। ठीक है। अब इसमें हम दोनों तरह के सरफेसेस कंसिडर करेंगे, रफ सरफेस भी। रफ सरफेस का मतलब क्या हो गया कि अगर वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण लग रहा है, और प्लेन सरफेस भी। प्लेन सरफेस का मतलब हो गया कि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, या आप ये कह सकते हो ना के बराबर है, आप उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है। देखिए ये क्या है, एक ब्लॉक है, मान लीजिए इस ब्लॉक पे हम F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और कैपिटल F फोर्स अप्लाई करके इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ से यहाँ हो जाती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाता है S। ठीक है। जब हम इसको मूव कराएंगे तो क्योंकि दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, तो एक इसमें नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी, जो कि जो सरफेस कांटेक्ट में है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकली अपवर्ड हो गई। ठीक है। आपको पता है जो ब्लॉक होता है या कोई भी बॉडी जो होती है उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर अगर इसका मास m है तो इसका वेट यानी कि mg किस तरफ हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब अगर फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अप्लाई कर रहे हो, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन, घर्षण लगेगा। ठीक है। दैट मीन्स ये जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या करेगी, इस वेट को बैलेंस करेगी। तो नॉर्मल फोर्स N किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर M इंटू जी के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब ये बॉडी मान लीजिए क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई करने पे मूव कर रही है आगे की तरफ। आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, F। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है, स्मॉल f, यानी कि जो भी नेट फोर्स होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, F माइनस F के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। जो इसको एक्सेलरेशन देगी, यानी कि F नेट इज इक्वल्स टू होना चाहिए F माइनस स्मॉल f के बराबर। ठीक है। ये हो गई है आपकी। अब F नेट मान लीजिए फोर्स अप्लाई करी, बॉडी मूव कर रही है, इसका एक्सेलरेशन हो गया a, तो F नेट को आप क्या लिख सकते हो, m इंटू a। ठीक है। और फ्रिक्शन F को आप क्या लिख सकते हो, म्यू इंटू n। ठीक है। n कितना है आपका, mg, तो ये हो गया म्यू mg। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे तो एम ए इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा F माइनस म्यू एम जी। ये हो गया आपका। ठीक है। तो ये तो आ गई पहली इक्वेशन, यानी कि यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, जो भी यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक। अगर ये फोर्स अप्लाई हो रही है, नेट फोर्स इतनी आ गई, तो वर्क डन इसको S डिस्प्लेसमेंट करने के लिए वर्क कितना हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू F नेट इंटू S। F नेट की वैल्यू क्या है, F माइनस म्यू एम जी के बराबर है। ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम ये कहें कि यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, या ये कह लेते हैं पहले कि अगर हम बॉडी को मूव करा रहे हैं और उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 0। इफ़ a अगर 0 के बराबर है तो F माइनस म्यू एम जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी। तो इस केस में जो अप्लाइड फोर्स होगी, इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, S, और वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर इस केस में F इंटू एस, यानी कि म्यू एम जी इंटू एस के बराबर। ठीक है। अब अगर इसी को हम क्या करें, प्लेन सरफेस लेते हैं, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर इस इक्वेशन में हम देखते हैं तो यहाँ पर जो F नेट की वैल्यू है वो कितनी थी, एम ए इज इक्वल्स टू F माइनस म्यू एम जी। ठीक है। म्यू एम जी क्या है आपका, फ्रिक्शन,
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ, या एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम इंटू ए के बराबर। ठीक है, तो यहाँ जो वर्क डन होगा इसकी वजह से वो कितना हो जाएगा एफ इंटू एस, यानी कि एम ए इंटू एस के बराबर। और अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि अगर आपके पास a इज इक्वल्स टू कितना है 0, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से क्या होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मोशन होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपको कोई जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल ना देके किसी एंगल पे अगर आप दे देते हैं तो किस तरह से इसमें इंक्लाइंड अगर प्लेन है आपका तो किस तरह से वर्क होगा। देखिए, किसी इंक्लाइंड सरफेस पे अगर हम किसी ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम दोनों तरह की कंडीशंस लेके चलेंगे, रफ सरफेस भी और स्मूथ सरफेस भी, यानी कि प्लेन सरफेस भी, जहाँ पर हम फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान कर चलते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का आपको मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन दिया है जो कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। ठीक है, ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका s है। ठीक है, अब आपको पता है जो मास जो वेट होगा बॉडी का, जो ब्लॉक का वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी कि जो वेट हो गया mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड mg हो गया। ठीक है, अब ये mg जो है इसको भी आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, जिसका एक कंपोनेंट क्या होगा, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इससे 90 डिग्री बनाएगा और दूसरा कंपोनेंट इससे पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ज्योमेट्री अप्लाई करके देखते हैं तो ये एंगल जो होगा हमारा थीटा आता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और ये कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। इसका मतलब इस केस में जो नॉर्मल फोर्स है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स क्या होगी, जो भी दो सरफेस कांटेक्ट में उससे 90 डिग्री पर रहेगी, तो यहाँ जो नॉर्मल फोर्स है इसको बैलेंस कौन कर रहा है mg cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू हो गई आपकी mg cos थीटा, और जैसे कि आपको पता है f इज इक्वल्स टू क्या होता है म्यू इंटू n, तो ये हो गया म्यू mg cos थीटा। ठीक है, क्लियर पहली इक्वेशन। उसके बाद अब अगर आप F फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कैपिटल F फोर्स अप्लाई करके बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा प्लेन के। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी F नेट वो किसके बराबर हो जाएगी, ये F ऊपर की तरफ है, वेट का mg sin थीटा कंपोनेंट नीचे की तरफ है, फ्रिक्शन नीचे की तरफ है, तो ये हो गया F माइनस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन F। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ फ्रिक्शन F को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू mg cos थीटा, यानी कि ये हो गया आपका F माइनस mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो F नेट क्या हो जाएगा आपका 0। इस कंडीशन में F माइनस mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0, या F इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, या इसी को लिख सकते हो mg और ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये आपकी आ गई फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अप्लाइड फोर्स। अब इस अप्लाइड फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट अगर कितना हो रहा है s, तो आपका जो वर्क होगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा F इंटू एस, यानी कि mg साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू एस। ये आपका आ गया वर्क डन। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अगर हम ले लें और प्लेन सरफेस अगर लेते हैं तो F इज इक्वल्स टू प्लेन सरफेस पे 0 ले रहे हैं, दैट मीन्स म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, और अगर म्यू इज इक्वल्स टू 0 है तो ये वाला जो आपका पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट ये 0 हो जाएगी। इसका मतलब वर्क डन यहाँ से सीधा आप अगर निकाल रहे हैं तो mg साइन थीटा इंटू एस, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्क डन आ जाएगा आपका। क्लियर है, तो इस तरह से आप किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में
आपको करना क्या है, जो भी नेट फोर्सेस वहाँ पर एक्ट कर रही हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, हो सकता है एक डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो दूसरी उससे अपोजिट, उन सबको बैलेंस करके यहाँ पर चलना है। और जो भी कंडीशंस आपको दी हैं कि एक्सेलरेशन 0 है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो नेट फोर्स यही हो जाएगी, ठीक है। तो वो सब अप्लाई करके आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्क डन निकालना है। क्लियर।